नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सागर जी स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 100+ भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन और ये पूरा प्रैक्टिस सेट है 100+ का। और इसमें दोस्तों बहुत सारे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है दोस्तों जूल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो समय के मात्रक दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये देखो दोस्तों, अधिवर्ष ये भी समय का मात्रक है, चंद्रमा ये भी समय का मात्रक है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो बात अलग ही है। तो इसमें समय का मात्रक नहीं है, वो है दोस्तों यानी प्रकाश वर्ष, क्योंकि ये दूरी का मात्रक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक किसकी इकाई दोस्तों? आपको बताना राइट आंसर। तो पार्सेक वो है, वो दूरी की इकाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा पांचवा, ल्यूमेन किसका मात्रक है? यानी ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन दोस्तों जो मात्रक होता है वो होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा छठवां, ये क्या कह रहा है दोस्तों, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है वो दोस्तों किसकी इकाई है? वो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक है दोस्तों पास्कल। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला किसका मात्रक है दोस्तों? वो है ज्योति तीव्रता का मात्रक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ये दोस्तों मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति थी वो लागू करी गई थी 1971 ईस्वी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों 10वां। तो 10वां प्रश्न क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की इकाई होती है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है डायोप्टर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो आप सभी को पता होगा कि एम्पियर से करंट मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या मापा जाता है? करंट। अगला प्रश्न है 13वां, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसमें से एक सदिश राशि आपको बतानी है, तो कौन है दोस्तों? इसमें है द्रव्यमान। ये एक सदिश राशि नहीं है, बाकी ये सब सदिश राशि हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न है दोस्तों, अदिश राशि है, तो अदिश राशि इसमें कौन सी है दोस्तों? ये है ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के यानी खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों आवर्तकाल है उस लड़की का, तो वो कम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, वो हो जाएगा कम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी तृतीय नियम के कारण संभव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता, यह कथन किसका था? तो यह कथन था दोस्तों न्यूटन जी का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 18वां।
18वां है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों कहते हैं, उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, न्यूटन के पहले नियम को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर खींचकर पकड़ता है? आपने मैच वगैरह में देखा होगा, तो वो क्यों पकड़ता है दोस्तों? तो उसकी पीछे वजह है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ठीक दोस्तों, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसलिए वो उसको पकड़ता है बड़े अच्छी तरीके से। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो 20वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, 20 किग्रा के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ने रखने के लिए किया कार्य। तो वो किया कार्य दोस्तों क्या होता है? तो वो है दोस्तों 0 जूल, उसमें कोई कार्य नहीं होता। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों 21वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि जैसे तो आपको देखा होगा कि ये आपकी पहाड़ी है, तो इस पर एक व्यक्ति होगा, तो वो ऐसे करके ना जाके वो कुछ ऐसे जा रहा होगा, इस तरीके से जा रहा होगा। तो दोस्तों उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है दोस्तों स्थायुक्त बढ़ने के लिए, स्थायुक्त बढ़ाने के लिए वो आगे की ओर झुक के चलता है। बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां प्रश्न दोस्तों हमारा, स्टील की गोली जो है वो तैरती है पारे में। वो क्यों तैरती है? तो इसका रीजन है दोस्तों, पारे का घनत्व तो स्टील के अपेक्षा अधिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है दोस्तों? वो नाव थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 24वां, वायुमंडल में बादलों के तैरने के कारण है। वो किस कारण से तैरते हैं वो दोस्तों? तो इसका आंसर है घनत्व के कारण वो तैरते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, तो इसका रीजन क्या है, क्यों निकलता है? तो वो दोस्तों ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ रक्तदाब भी बढ़ जाता है, इसलिए खून आने लगता है मुंह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसल जाते हैं? तो क्यों फिसल जाते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा घर्षण की कमी के कारण, वहाँ पे घर्षण की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, तो क्यों दौड़ाया जाता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, तो क्यों फट जाता है? क्योंकि वायुदाब ऊपर जाके घट जाता है, जैसा आपके पिछले क्वेश्चन में बताया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? तो ये दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें, इसलिए हो जाता है वो। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह आपने देखा होगा, तो वह कैसा हो जाता है? बाई ऑप्शन, तो वो अंदर की ओर झुक जाता है, देखा होगा आपने। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो उसमें से क्रीम अपकेंद्री बल के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन घुमा के ही पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न दोस्तों, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो वो किस पर सिद्धांत है दोस्तों, किस पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन? तो ये अपोहन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से याद करिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो उसका आवर्तकाल दोस्तों 2% बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 25वां। तो 25वां प्रश्न, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि, तो उसकी समयावधि बढ़ जाएगी। पेंडुलम एक यंत्र होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो ये होता है दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। कब हटाएगी? तो वो किस तरीके डूब जाएगी? जब वो पानी हटाएगी, अपने आयतन के बराबर पानी हटाएगी, तो वो निश्चित ही डूब जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो वो दोस्तों थे ग्रीस देश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, पास्कल की इकाई है, तो पास्कल दाब की इकाई है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से मापा जाता है, जल का बहाव नापते हैं क्यूसेक से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41वां। 41वां क्वेश्चन क्या है? घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, तो बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता है, तो स्याही के सोखने में शामिल होता है कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम दोस्तों मापता है तरंग दैर्घ्य। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है 44वां। तो क्या कह रहा है? क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो उसको दोस्तों मारा जाना चाहिए क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर मारा जाना चाहिए, तब वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, या उसकी चाल कम हो जाएगी, या भार बढ़ जाएगा, या भार घट जाएगा? तो इसमें इसका राइट आंसर है उसकी चाल बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसी वस्तु के दाब में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गति बढ़ जाएगी। इसमें बताना आपको राइट आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, दूसरा स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाएगी या ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी उसकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 47वां। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और ये बहुत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा डेवी नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है ऊष्मा का मात्रक कौन नहीं है। इसमें है डिग्री सेल्सियस, इसमें ऊष्मा का मात्रक नहीं है, बाकी सभी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 49वां, कि ताप का ऐसा ही मात्रक है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, 1 कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 1 कैलोरी ऊष्मा का मान होता है दोस्तों
4.2 इंटू 10⁻³ जूल होता है इसकी। ये आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से इसका गलनांक घट जाएगा या कम हो जाएगा, यानी कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो बर्फ पर दाब बढ़ाने के बाद इसका गलनांक घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 52वां। तो 52वां क्वेश्चन क्या है, सूर्य का ताप मापा जाता है। तो कैसे मापा जाता है, तो वो मापा जाता है यानी पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है सूर्य का ताप। बढ़ते हैं 53वें क्वेश्चन की तरफ। 53वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सेल्सियस स्केल पर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु की चायदानियों में लकड़ी की हैंडल क्यों लगाई जाती है। तो क्यों लगाई जाती है दोस्तों, इसका रीजन है लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई में कुछ परिवर्तन होता है या नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 56वां, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्या रीजन है, तो इसका रीजन है लोलक घड़ियों की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो रेल पटरियां के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है। तो क्यों छोड़ दिया, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडे होने पर संकुचन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वेलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। वो क्या मापता है, आपको ऑप्शन दिए, इसमें बताना है। जो मापता है, क्या मापता है दोस्तों, ऊष्मीय चालकता मापता है, या ऊष्मीय विकिरण मापता है, या ध्वनि तीव्रता मापता है, या विशिष्ट ऊष्मा मापता है। तो ये दोस्तों मापता है ऊष्मीय विकिरण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60वां है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा कैसे हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तो इसका बताना आपको राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है दोस्तों समुद्र का पानी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। तो सोलर कुकर को वो जो गर्म कर देता है वो है ऑप्शन नंबर वी, अवरक्त किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धूप से बचने के लिए छातों में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित रहता है। तो धूप से बचने के लिए जो रंग होता है वो होता है ऊपर सफ़ेद नीचे काला। ये रंग सबसे अच्छा होता है धूप से बचने वाले छाताओं के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 65वां है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 66वां। 66वां क्वेश्चन क्या है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषण होते हैं, यह नियम
किसका है? तो यह नियम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी किरचॉफ का नियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 67। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो प्रश्न क्या है? थर्मस प्लास्ट के आविष्कारक हैं। तो इसके आविष्कारक कौन है दोस्तों? डेवार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 68वां कि थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। तो इसका बताना आपको। ऑप्शन ए है संवहन द्वारा, ऑप्शन बी है विकिरण द्वारा, ऑप्शन सी है चालन द्वारा, ऑप्शन डी है चालन द्वारा संवहन व विकिरण से। तो इसमें बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, चालन, संवहन व विकिरण से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है 69। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसकी अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? तो चावल को पकाने में अधिक समय लगता है वो कहाँ पे लगता है? वो लगता है माउंट एवरेस्ट पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 72। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो 72वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घट जाएगा। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सूर्य की सतह का ताप होता है। तो सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? तो वो होता है 6000 केल्विन। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 74वां। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो वो ये है संपीड़ित गैसों को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 75वां। तो 75वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो। अगला क्वेश्चन है हमारा ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्घ्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा अब श्रव्य तरंगों को आवृत्ति होती है। तो अब श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? वो होती है 20 हर्ट्ज से कम। अगला प्रश्न है हमारा 78वां। 78वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। मनुष्य दोस्तों 20 हर्ट्ज से ऊपर की सुन सकता है और बाकी ये 20 हर्ट्ज से नीचे वाले जैसे कुत्ता, बिल्ली और पशुएं, पक्षी से सुन सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? तो सबसे पहले उत्पन्न किया था ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन ने किया था पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले उत्पन्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि दोस्तों उसका रीजन क्या है? तो वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करते हैं जो उसका नियंत्रण करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा वायु में ध्वनि का वेग होता है तो कितना होता है? लगभग में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है 83वां। ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। तो ये ठोस में चलती हैं सर्वाधिक तीव्र गति से। किस में चलती हैं? ठोस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न है हमारा 84वां, ध्वनि तरंगों ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है तो ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इम्पोर्टेंट, और एक कई बार पूछा जा चुका है। तो किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि तरंग या ध्वनि प्रदूषण को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होती है? तो आपको इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो ये होता है हवाई जहाज की उड़ान भरना, इसमें ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है। ये किसके द्वारा संभव है? तो ये संभव है अनुनाद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उतार चढ़ाव को? तो उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88वां प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव, तो ये है ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बढ़ता क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा 89वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्ण बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना का कारण होता है? क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्ण बढ़ती जाती है, ठीक है दोस्तों, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ऐसा होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 90। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये किया जाता है अवरक्त तरंगों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 91। ध्वनि तरंगें नहीं गुजर सकती, तो कहाँ से नहीं गुजर सकती दोस्तों ध्वनि तरंगें? तो ये निर्वात से नहीं गुजर सकती, क्योंकि इसको कुछ माध्यम चाहिए होता है चलने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। तो मानक मनुष्यों के लिए है ऑप्शन नंबर बी, यानी 60 डेसिबल। बढ़ते हैं 93 क्वेश्चन की तरफ। निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। तो उस उपकरण को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, सोनार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 94। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है, तो उसकी इकाई है दोस्तों डेसिबल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, हाइगेंस के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है 97 कि प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो ये खोज करी थी मैक्सवेल ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 98। ये प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन के द्वारा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 99। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। अगला क्वेश्चन है 100वां कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो अधिकतम किस में होता है दोस्तों? प्रकाश का वेग होता है कांच में होता है सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की गति होती है 3 ×
यानी 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जैसा कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं।